नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज हावड़ा से परेशान करने वाली तस्वीरें आई। हावड़ा में जबरदस्त कम्युनल टेंशन है। हावड़ा में आज फिर पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई। रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद जो हालात पैदा हुए, पुलिस अब तक उन पर कंट्रोल नहीं कर पाई है। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल करके इस मामले की जांच एनआईए को सौंपने और हावड़ा में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की मांग की है। आज हावड़ा में जुमे की नमाज के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतरे, पत्थरबाजी की, पुलिस से झड़प हुई और मीडिया के लोगों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। भीड़ ने पुलिस स्टेशन के सामने हंगामा किया। सैकड़ों पुलिस वाले और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हाथ जोड़कर सड़क पर निकली भीड़ से घर जाने की अपील करते रहे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हैरानी की बात है कि सड़क पर निकली भीड़ पुलिस को आंख दिखा रही थी और पुलिस सिर्फ चुपचाप तमाशा देख रही थी। हालात आउट ऑफ कंट्रोल थे, इलाके में दहशत थी, लेकिन पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, लाठी तक नहीं चलाई। हावड़ा की तस्वीरें आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी और कैमरा पर्सन सुजीत दास ने अपनी जान पर खेलकर रिपोर्टिंग की। भीड़ के हमले में सुजीत दास को तो चोट भी लगी है। आज जिस वक्त हावड़ा में हंगामा हो रहा था, उस वक्त ये तस्वीरें देखकर सवाल पैदा हुए। और सबसे बड़ा सवाल यह कि हालात इतने खराब होने के बाद भी, पुलिस के साथ बदसलूकी होने के बाद भी पुलिस हाथ बांधकर क्यों खड़ी रही? क्या पुलिस को लाठीचार्ज न करने, भीड़ पर बल प्रयोग न करने के आदेश दिए गए थे? सवाल यह भी है कि जब हावड़ा में कल ही इतना हंगामा, पत्थरबाजी, आगजनी हुई, तो फिर वहां आज कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया? हजारों की संख्या में मुसलमानों को घरों से बाहर निकलने की परमिशन क्यों दी गई? ममता बनर्जी ने कल कहा था कि शोभा यात्रा के आयोजकों ने परमिशन नहीं ली, यात्रा का रूट बदला, इसलिए गड़बड़ हुई। जबकि विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि बाकायदा पुलिस से परमिशन ली गई थी, रूट में 1 इंच का भी बदलाव नहीं किया गया। अब ममता बनर्जी सच बोल रही हैं या वीएचपी जो कह रही है वो सच है? इसकी चर्चा आज करेंगे आज की बात में। लेकिन पहले आपको दिखा देता हूं आज हावड़ा में हालात कैसे थे। हावड़ा के शिवपुर इलाके में टेंशन तो कल से ही थी, लेकिन शोभा यात्रा पर हमले के बाद रात भर माहौल शांत रहा। उम्मीद थी अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, दोपहर तक सब ठीक ठाक भी रहा, लेकिन दोपहर के वक्त जुमे की नमाज के बाद माहौल अचानक फिर से गर्म हो गया। जुमे की नमाज के बाद अचानक पथराव शुरू हो गया। हजारों की भीड़ सड़क पर खुलेआम पत्थरबाजी करने लगी। हिंदू का दुकान है। गलियों में घुस कर, सोसाइटीज के गेट तोड़कर घरों को निशाना बनाया गया। हालांकि हावड़ा के दूसरे इलाकों में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जिस शिवपुर इलाके में कल शोभा यात्रा पर हमला किया गया था, आज उसी इलाके में, उन्हीं गलियों में फिर से दंगा करने की कोशिश की गई। भीड़ ने शिवपुर इलाके में बने अपार्टमेंट पर हमला बोल दिया। पत्थरबाज गेट खोलकर सोसाइटी में दाखिल हो गए, तोड़फोड़ शुरू कर दी। घरों की खिड़कियों पर पथराव हुआ। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों को, बाइक्स को निशाना बनाया गया। घुस गया। क्योंकि कल रात में माहौल शांत हो गया था, इसलिए लोग थोड़ा बेफिक्र थे, लेकिन आज अचानक हिंसा शुरू हुई तो लोगों में डर पैदा हुआ। वो घरों में दुबक गए। घरों की खिड़कियों से, छतों से लोगों ने वीडियो शूट किए हैं। गेट खोल दिया, मम्मी बोलो अंदर आ रहे हैं। पापा को बोलो। ओह शिट। गेट खोल दिया, मम्मी बोलो अंदर आ रहे हैं। पापा को बोलो। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि हिंसा करने वाले कौन थे, कौन लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। दंगा करने वाले सड़कों पर, गलियों में बेखौफ होकर पत्थरबाजी कर रहे थे।
लेकिन तब तक पुलिस की तरफ से दंगाइयों को रोकने की कोई ठोस पहल नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। हालांकि कुछ वीडियोस में लोग ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि पुलिस की 6 गाड़ियां आई थी, वो भी गायब हो गई हैं। गेट खोल दिया। और सामने तो एकदम पुलिस आया हुआ था, पुलिस का 6 गाड़ी 6 का 6 गायब है, सब तोड़ रहे हैं। ये रैफ वाले लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, लेकिन सिर्फ तमाशा ही देख रहे हैं। पूरा हावड़ा बंद है, पूरा हावड़ा बंद हो गया है, सब दुकानें वुकानें सब बंद हो गई है। सिर्फ पुलिस आ रही है, वो भी देख के सिर्फ चेहरा देख रही है, सिर्फ चेहरा देख रही है, सिर्फ चेहरा देख रही है। भयंकर दंगा हुआ है। जब हालात हाथ से निकलने लगे, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो लोकल पुलिस ने मदद मांगी। बाहर से आर्म्ड फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स भेजी गई, लेकिन भीड़ पर कोई असर नहीं पड़ा। लाठी डंडों से हमले जारी रहे। पुलिस ने पथराव करने वालों से शांत रहने की अपील की। लाउडस्पीकर से लोगों से अपील की गई कि वो अपने घरों के अंदर जाएं, सड़क पर इकट्ठा ना हो। लेकिन नमाज के बाद बड़ी संख्या में निकले लोग वापस जाने को तैयार नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने इलाके के बुजुर्गों की मदद ली। एक बुजुर्ग ने हंगामा करने वाले नौजवानों से अमन कायम रखने की अपील की, हिंसा न करने की गुजारिश की, लेकिन बुजुर्ग की अपील को सुनने के बजाय नौजवान बुजुर्ग से ही उलझ गए। पुलिस तो कुछ कर नहीं रहा है। अरे सब करेगा, क्या नहीं करेगा? करेगा, करेगा भाई, करेगा। थोड़ा सा टाइम देने होगा, टाइम देने होगा, थोड़ा टाइम देने होगा, टाइम देने होगा। নিজের বাড়িতে যান, এলাকায় শান্তি রাখার জন্য পুলিশের সাথে সহযোগিতা করুন। এলাকায় শান্তি রাখার জন্য পুলিশের সাথে সহযোগিতা করুন। নিজের মহল্লা, নিজের পাড়া, নিজের এলাকার শান্তি বজায় রাখতে প্রশাসনের সাথে সাহায্য করুন। इतना सब होने के बाद भी पुलिस ने सख्ती नहीं की, शांति से बार बार मुस्लिम नौजवानों से वापस जाने को कहती रही। जब पुलिस अपील कर रही थी, उसी वक्त भीड़ ने मीडिया के लोगों पर हमला कर दिया। वो लोग इस बात से नाराज थे कि हिंसा के वीडियो क्यों बनाए जा रहे हैं, क्यों दिखाए जा रहे हैं। जब मीडिया के लोगों पर हमला हुआ, उस वक्त हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी और कैमरा पर्सन सुजीत दास वहीं मौजूद थे। वो भी भीड़ की नाराजगी का शिकार हुए, लेकिन न सुजीत ने कैमरा छोड़ा और न विजय लक्ष्मी ने बाइक छोड़ा। उसी हालत में हिम्मत रखकर रिपोर्टिंग जारी रखी, पूरा सीक्वेंस रिकॉर्ड किया। आप विजय लक्ष्मी की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आज हावड़ा के शिवपुर इलाके में हालात कितने खराब थे। कांच की बॉटल्स फेंक रहे हैं। यहाँ पर पुलिस जो है यही कह रही है लोगों को कि आप अपने घरों को वापस चले जाइए। और यहाँ पर देखिए अभी भीड़ जो है काफी है और यहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठा हो रखे हैं काफी संख्या में। और अभी यहाँ से पुलिस जो है आगे पुलिस जो है वहाँ पर काफी लोग जो हैं वो यहाँ पर काफी आक्रामक है। और यहाँ से जो है मीडिया को भी एक तरीके से खदेड़ा जा रहा है और मीडिया को कहा जा रहा है कि आप यहाँ से बाहर जाइए। और देखिए तमाम लोगों को यहाँ से भीड़ जो है वो खदेड़ रही है। और उसके बाद जो है भीड़ यहाँ से आगे की ओर खदेड़ते हुए पंकज मीडिया के कैमरा पर्सन को पकड़ पकड़ के पीटने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और भागना हमको यहाँ से पड़ रहा है क्योंकि भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा आक्रामक है। यहाँ पर एक समुदाय विशेष के लोग हैं जो खड़े हुए हैं और कोशिश लगातार यही हो रही है कि मीडिया को किसी तरह से कवरेज के लिए रोका जाए। देखिए वहां पर भीड़ जो है वो मीडिया पर्सन्स को खदेड़ते हुए बाहर की तरफ ला रही है। देखिए कुछ कैमरा पर्सन्स हैं जो वहां पर जिनको पुलिस बचा के निकाल कर ला रही है। सिचुएशन बेहद टेंस है यहाँ पर पंकज। और
मीडिया के कैमरे यहाँ पर चले, ये बात यहाँ पर जो लोग इकट्ठा है, जो भीड़ इकट्ठा है, वो नहीं चाहती है। और यही वजह है कि कैमरा पर्सन्स को लगातार अटैक भीड़ के द्वारा किया जा रहा है, उनको वहां से खदेड़ा जा रहा है। और अभी सिचुएशन जो है, मारा है और हमारे कैमरा पर्सन सुजीत को भी जो है यहाँ पर अटैक किस तरीके से भीड़ के द्वारा किया गया, और पीछे से भीड़ जो है वो अटैक कर रही है। और अभी यहाँ पर देखिए भीड़ जो है वो आक्रामक लगातार होती हुई, पुलिस भी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से भीड़ को यहाँ से खदेड़ा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। हालांकि सड़क के एक छोर से जरूर भीड़ को हटा दिया है पुलिस ने, लेकिन दूसरे छोर पर जो है भीड़ अपने घरों को जाने को तैयार नहीं है। तमाम जो पश्चिम बंगाल पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है, और लगातार भीड़ की तरफ से कोशिश यही हो रही है कि मीडिया के कैमरों में तस्वीरें कैप्चर ना हो। और इसलिए यहाँ से देखिए ये कैमरा पर्सन है, इनको पूरी तरह से मारा है, उनके काफी बुरी तरह से यहाँ पर अटैक क्या है? चलो 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 चलो, भागो 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 भागो। सो तो सिचुएशन काफी तनावपूर्ण पंकज यहाँ पर बनी हुई है, और भीड़ जो है वो लगातार मीडिया पर्सन्स को अटैक करने की कोशिश कर रही है। पानी दे दो भाई इनको। तो हमारे कैमरामैन सुजीत जो जिनको पीछे से उनकी कमर में जो है वो घूंसे एक तरीके से मारे गए जब वो लाइव कवरेज कर रहे थे, और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुंचे हैं भागते दौड़ते, और एक दूसरे चैनल के कैमरा पर्सन को तो बेहद ही बुरी तरह से भीड़ ने अटैक किया। मैं विजय लक्ष्मी और सुजीत दास की तारीफ करूंगा कि उन्होंने हिम्मत रख के अपना फर्ज निभाया। विजय लक्ष्मी और सुजीत दास ने पास में ही फायर ब्रिगेड के कैंपस में घुसकर जान बचाई, वो दोनों ठीक हैं। हैरानी की बात है कि सारा हंगामा शिवपुर पुलिस स्टेशन से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर हो रहा है। जिस समय पत्थरबाजी हुई उस वक्त मीडिया कर्मियों पर हमला हुआ। उस वक्त हावड़ा के शिवपुर इलाके में बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद थे, हथियारबंद पुलिस फोर्स भी थी, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी शिवपुर में तैनात थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में मीडिया पर्सन्स को निशाना बनाया गया। आप सोच सकते हैं अगर मीडिया के लोगों का यह हाल हुआ तो आम लोगों के साथ क्या हुआ होगा। दंगाइयों की भीड़ ने आसपास की इमारतों पर, दुकानों पर, यहां तक कि वहां से गुजर रहे लोगों पर भी पत्थर फेंके। हावड़ा में हो रही हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की सरकार से सवाल पूछे गए तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से साफ साफ कहा गया ये सब बंगाल की शांति को खत्म करने की साजिश के तहत कराया गया। हावड़ा में हुई हिंसा साजिश का नतीजा है। ममता के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कल जिस शोभा यात्रा के वक्त हंगामा हुआ उस शोभा यात्रा के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেড রোডে ধর্ণা শুরু করেছিলেন, তখনও তিনি বলেছিলেন যে আমাদের কাছে খবর রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় একটা দাঙ্গা, গুন্ডামি এবং সর্বোপরি বাংলার সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, সংহতি, শান্তিকে নষ্ট করার একটা প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। প্রত্যেকটা এলাকার প্রত্যেকটা রাজ্যবাসীর কাছে তিনি আবেদন করেছিলেন, সবাইকে অনুরোধ করেছিলেন এই প্রতারণায় পা না দিতে। রামনবমীর নামে শোভাযাত্রা করে এলাকার শান্তি, শৃঙ্খলা, সভ্যতা নষ্ট করার যে নিদর্শন, কোনো পুলিশ পারমিশন ছাড়া, আমি এই লাইনটায় স্ট্রেস দিয়ে বলছি, তার কারণ আমি তথ্য পরিসংখ্যান হাতে নিয়ে কথা বলছি, সেই তথ্য পরিসংখ্যান আপনাদের তুলে দেবো আজকে সাংবাদিক বৈঠকের পরে, যে পুলিশের তরফ থেকে কোনো পারমিশন ছিল না। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि बंगाल की शांति और सद्भाव को खराब करने की साजिश हो रही है। अब सवाल है बंगाल में सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज आपकी हैं, तो फिर साजिश के बारे में पता होने के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया?
साजिश को नाकाम करने के कदम क्यों नहीं उठाए गए? हिंसा करने से पहले ही साजिश करने वालों को रोका क्यों नहीं गया? अभिषेक बनर्जी का दावा है कि कल शिवपुर में शोभा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं ली गई। कल ममता बनर्जी ने कहा था कि शोभा यात्रा का रूट अचानक बदला गया। तो ये दोनों सवाल हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने शोभा यात्रा के आयोजकों से पूछे। शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से निकाली गई थी। इस शोभा यात्रा के इंतजामात में शामिल रही पश्चिम बंगाल में दुर्गा वाहिनी के अध्यक्ष रितु सिंह ने तुरंत पुलिस परमिशन की चिट्ठी दिखा दी और यह भी बता दिया कि परमिशन कोई 1-2 दिन पहले नहीं मांगी गई थी। पुलिस तो 3 मार्च को ही बता गया थी कि रामनवमी के दिन शिवपुर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 3 मार्च को बता दिया गया था। रितु सिंह ने कहा कि 10 साल से हर साल रामनवमी को शोभा यात्रा निकलती है। जिस रूट पर इस बार निकली, पहले भी उसी रूट से निकलती रही है। शोभा यात्रा में सिर्फ जय श्री राम के नारे लगे, इसके अलावा कोई और नारेबाजी नहीं हुई। क्या परमिशन आपने लिया था? जी, परमिशन हम लोगों ने पुलिस को बता दी थी। पिछले 3 मार्च को ही हमने पुलिस को बता दी थी हमारी यात्रा निकलती है और पिछले 10 वर्ष से वहाँ से हमारी यात्रा निकल रही है। सेम रूट से आपकी यात्रा निकलती जी, सेम रूट से। जूट मिल होते हुए आगे? जी। तो ये परमिशन है, ये आप जरा दिखा दीजिए। कहा जा रहा है कि प्रोवोकेटिव नारेबाजी हुई, इस तरह का भी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये झूठ बात है, बिल्कुल झूठ बात है। ये वहाँ कोई ऐसी स्लोगन नहीं दी गई थी। हम लोगों ने पहले ही पुलिस को बोल दी थी हमारा एक ही स्लोगन है, वो है जय श्री राम, और वो हम ले ही सकते हैं। तो आपकी तरफ से कोई प्रोवोकेशन नहीं? जी, हमारी तरफ से कोई प्रोवोकेशन नहीं थी। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, और हम विश्व हिंदू परिषद हैं, हम संविधान को मान के चलते हैं, हम एकदम सही रास्ते पे थे। हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा के कन्वीनर वीएचपी के इंद्रदेव दुबे थे। इंद्रदेव दुबे ने बताया कि उनकी शोभा यात्रा के साथ 2 आईपीएस अफसर चल रहे थे। अगर वो कह दें कि शोभा यात्रा गलत रूट पर गई तो वो हिंसा की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। बड़े दुखद के साथ करना पड़ रहा है कि एक पश्चिम बंगाल के माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ऐसा वक्तव्य दे रही हैं, निराधार वक्तव्य दे रही हैं। कोई उन्हें जानकारी नहीं है, कितनी जानकारी रखती हैं, जबकि जहां घटना घटी है वहां से नवान जहां पर बैठती हैं 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और जहां परमिशन की बात हो रही है, परमिशन 3 मार्च को ही ये देखिए उसकी प्रतिलिपि है। पुलिस कमिश्नर को, कोई साधारण व्यक्ति को नहीं, पुलिस कमिश्नर को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये दिया गया 3 तारीख को, और सारे रूट तय कर दिए गए। जो रूट, तो क्या ये कहा गया कि जो रूट तयशुदा रूट था जिसकी आपने इजाजत मांगी थी, आपने वो रूट ना लेकर के कोई दूसरा रूट लिया? ये रूट का मैप है। मैं बड़ा आश्चर्य हो जा रहा हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट से आईपीएस रैंक ऑफिसर इस रैली के साथ संयुक्त थे, एसीपी मेरे साथ साथ चल रहे थे। रूट 1 इंच भी अगर रूट इधर उधर हो, अगर उसकी प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री अगर दे दें, मैं दायित्व लेता हूं कि सारा 200 रुपये ऊपर मैं ले लूंगा। जो लोग कह रहे हैं कि शोभा यात्रा के रूट में बदलाव किया गया, जो लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर मुस्लिम इलाके में यात्रा की गई कि हालात बिगड़ जाएं, तो उनके लिए मैं बता देता हूं, इसी इलाके में पिछले साल भी शोभा यात्रा निकाली गई थी और पिछले साल भी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। कल हंगामे से पहले शिवपुर के श्री अपार्टमेंट के सामने शोभा यात्रा रुकी थी। अपार्टमेंट के लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया था, लेकिन आज इस अपार्टमेंट पर पथराव हुआ। पत्थरबाजी में श्री अपार्टमेंट की आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट घायल हुए। उन्होंने बताया कि कल शोभा यात्रा बिल्कुल शांति से जा रही थी, हर साल इसी रूट से जाती है, लेकिन अचानक पथराव शुरू हुआ और हालात बिगड़ गए। हर साल होता है, पहली साल भी सेम हुआ था। तो काफी पत्थर बरसाए गए उधर, बहुत बरसाए गए। बाद में यहाँ पर तो खैर दिवाली होली सब हो गया। ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, ये पत्थर क्योंकि इतनी संख्या में अगर पत्थर कहीं से बरसाए जा रहे हैं, तो क्या पहले से इकट्ठा करके रखे गए या प्री प्लान था कि हम लोग को जैसे लास्ट ईयर में हम लोग ने किया, इस साल भी करना है। ये भी कहा जा रहा है कि प्रोवोकेशन था, जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उसमें कोई प्रोवोकेटिव चीजें हो रही थी या रूट गलत था, इस वजह से गलत सेम प्रोसेस लास्ट ईयर भी निकला था और इस साल भी वही निकला था। और ये बाकी जो ये कहावत है ना, ये सब गलत है मैम।
हम लोग अपना शांति से प्रोसेशन निकाल रहे थे। कोई ऐसा प्रोवोकेशन नहीं था शोभा? नॉट ए सिंगल, ना कोई गलत बात नहीं। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुना देता हूं। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का इल्जाम है कि हिंसा के पीछे हिंदूवादी संगठन है, बीजेपी और आरएसएस है। इस इल्जाम को सपोर्ट करने के लिए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शिवपुरी में हुई हिंसा के कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए हैं। टीएमसी के एमपी डेरेक ओब्रायन ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें भगवा पट्टे पहने कुछ युवकों के हाथ में तलवार, कटार और पिस्तौल जैसे हथियार दिखाई दे रहे हैं। ये लड़के म्यूजिक बजाकर डांस कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि ये वीडियो उसी शोभा यात्रा के हैं जो कल हावड़ा के शिवपुर इलाके से गुजरी थी। शोभा यात्रा के दौरान हथियार लहराकर माहौल बिगाड़ा गया, हिंसा और पथराव के लिए लोगों को उकसाया गया। ममता बनर्जी ने कल कहा था कि पश्चिम बंगाल का माहौल बिगाड़ने के लिए, दंगा कराने के लिए बाहर से लोग बुलाए गए थे। आज टीएमसी के दूसरे नेताओं ने भी ममता बनर्जी की इसी बात को दोहराया। Till BJP has started in this particular state, जब से बीजेपी ने इस राज्य में जोर शोर से रामनवमी मनाना शुरू किया है, वो शोभा यात्रा में हथियार, तलवार, कटारें, त्रिशूल और दूसरे हथियार लेकर चलते हैं। वो रामनवमी के जुलूस को शक्ति प्रदर्शन की तरह निकालते हैं। तभी से हालात खराब हो रहे हैं। हमको जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल की घटना सुनियोजित साजिश के तहत हुई। प्रशासन इस मामले को देख रहा है, मगर अफसोस की बात है कि सुनियोजित साजिश के तहत मामले को बीजेपी, उनके समर्थकों और संघ से जुड़े कुछ संगठनों ने भड़काया। संघ से जुड़े संगठनों ने ही ये हिंसा भड़काई है और उन्होंने सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर दंगा करने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी ने टीएमसी के आरोपों को सरासर गलत बताया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि शोभा यात्रा पर पथराव के लिए कट्टर मुसलमानों को खुद ममता बनर्जी ने भड़काया था। अब ममता वोटों की सियासत के लिए हिंदुओं पर इल्जाम लगा रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हावड़ा की घटना को लेकर जो बातें कहा जा रहा है, ये पूरी तरह झूठी बात है। रॉन्ग रूट की कोई बात ही नहीं। हावड़ा मैदान तक प्रोग्राम का परमिशन था, कमेटी ने परमिशन किया था, रामनवमी उद्यापन कमेटी ने, और हावड़ा मैदान तक जाने का वही एकमात्र रूट है। ममता बनर्जी ने रॉन्ग रूट का कंसेप्ट सुबह से ही सोशल मीडिया और उनका जो धरना मंच है वो दोनों जगह से ये तय कर दिया था कि किसी भी मुस्लिम इलाके में से अगर ये जुलूस जाएगा तो रॉन्ग रूट है। और भारतवर्ष में ऐसा दिन आ गया कि रामनवमी का जुलूस लेकर आप किसी एरिया में जा सकेंगे, किसी दूसरे एरिया में नहीं जा सकेंगे। और ममता बनर्जी ने खुद उस्काया लोगों को, मुस्लिम लोगों को, फेनाटिक मुस्लिम में जो है सब नहीं, तो उस फेनाटिक मुस्लिम लोगों को उस्काया कि रामनवमी की जुलूस के ऊपर हमला किया जाए। विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने कहा कि हिंदुओं के त्योहार के लिए सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की थी, लेकिन ममता सरकार अपनी ये जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। आलोक कुमार ने कहा, अगर ये मान भी लिया जाए कि शोभा यात्रा का रूट थोड़ा इधर उधर हो गया, तो क्या शोभा यात्रा पर पथराव किया जाएगा? जुलूस पर हमला हुआ, हिंसा हुई, लोग आहत हुए, संपत्तियां तोड़ी और जलाई गईं। और मुख्यमंत्री का बयान तो ऐसा है जैसे वो हमला और दंगा करने वालों को दोष नहीं दे रही है, वो सारा का सारा दोष उन पर डाल रही हैं जो रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल रहे थे। अगर मान लीजिए हम एक गली आगे भी चले गए तो क्या इसी कारण हमला किया जाएगा? क्या इसी कारण आग लगाई और तोड़ी जाएगी? किसी भी सड़क पर से हम निकल रहे, अगर वो सड़क सार्वजनिक है, अगर वो सरकारी है, अगर वो प्राइवेट नहीं है, तो उस पर जाने से क्यों रोका जाना चाहिए? और अगर मान लो चले गए हैं तो क्या पुलिस सुरक्षा देने की अपनी जिम्मेवारी से बच सकती है? क्या यह घटना कि वो किसी और सड़क पर गए हैं किसी और समुदाय को उन पर पत्थर मारने का आधार हो सकती है? बीजेपी के नेता, वीएचपी के नेता बंगाल में हिंसा के लिए ममता की सरकार और बंगाल की पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने हावड़ा में हिंसा के पीछे होम मिनिस्टर अमित शाह
और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का हाथ बताया। इस इल्जाम के पीछे अभिषेक बैनर्जी ने क्या तर्क दिया, ये उनकी जुबानी ही सुनिए। वहां पे बैठक करके, मीटिंग करके वो पब्लिकली मीडिया के सामने बोल रहा है कल टीवी में नजर रखना, और कल क्या होता है, कल दंगे शुरू हो जाता है। तो मैं सबको कहना चाहता हूं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि पहले ये जाते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, फिर बंगाल में वापस आता है, बीजेपी का स्टेज में जाके मीटिंग करता है और बोलता है टीवी में नजर रखना, और अगला दिन दंगे होता है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसका कहने पे हुआ है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और हर बार रामनवमी को क्यों? इतने फेस्टिवल्स होता है देश में, दुर्गा पूजा होता है, दिवाली होता है, होली होता है, हर एक पर्व हम लोग मनाते हैं खुशी से, प्यार से। ये तोड़फोड़ का जो राजनीति है, ये खाली रामनवमी में क्यों होता है? कभी राम का पूजा कोई पिस्तौल लगा के करता है क्या, या डीजे बजा के करता है? डरा के किया जाता है, धमका के किया जाता है, प्यार से किया जाता है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी इस मुद्दे पर काफी एग्रेसिव हैं। उनका कहना है कि सारा खेल ममता का है, ममता झूठे इल्जाम लगा रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हावड़ा में दंगा हो रहा था और बंगाल की पुलिस हाथ बांधे क्यों खड़ी रही। शुभेंदु अधिकारी हावड़ा में हुई हिंसा के पीछे शिवपुर इलाके की टीएमसी पार्षद समीना बानो के पति शमीम अहमद का हाथ बता रहे हैं। शुभेंदु का कहना है कि शमीम अहमद ने ही लोगों को शोभा यात्रा पर पथराव करने को उकसाया और उन्होंने इस दंगे की जांच एनआईए से कराने और हावड़ा में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की मांग की। इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बात करके हालात की जानकारी ली। अमित शाह ने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से भी बात की। शुभेंदु अधिकारी ने तो ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। हालांकि पुलिस ने उन्हें शिवपुरी जाने से रोक दिया। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने हावड़ा के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, दंगा करने वालों के वीडियो पुलिस को सौंपे और कार्रवाई की मांग की। शुभेंदु अधिकारी ने हॉस्पिटल जाकर दंगे में घायल लोगों से भी मुलाकात की, उन्हें मदद का भरोसा दिया। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि शिवपुरी इलाके के रहने वाले 1000 से ज्यादा लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने घर छोड़कर भागे लोगों के लिए सेफ हाउस शुरू किए हैं। बहुत खराब है, नाजुक स्थिति है, पूरा एक वार्ड हाथ से निकल गया है। पुलिस साइलेंट है, इतना पुलिस है उधर, पूरा साइलेंट है। 1 बजे से अभी तक चल रहा है, तोड़ फोड़ गुंडागर्दी, फंसा हुआ है बहुत आदमी। और सब जितना भी रियल स्टेट है, जितना भी अपार्टमेंट है, सबका खत्म कर दिया। আমাদের কাছে 200-র মতো মেসেজ এসেছে প্রায়। হ্যাঁ, আর 1000-এর বেশি লোক ঘরছাড়া হয়ে গেছে। আমরা শেল্টার ক্যাম্প চালু করে দিয়েছি। আমরা অলরেডি মহিলাদের আলাদা আর পুরুষদের আলাদা আমরা সেফ হাউস চালু করেছি। অনেক লোক ঘরছাড়া হয়ে গেছে ওখানে। লাইক কাশ্মীর এখনকার কাশ্মীর না, ওয়ার্স্ট সিচুয়েশন। কাশ্মীর পণ্ডিতের মতো 1000 জন ঘর ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের অলরেडी 3টে সেফ হাউস চালু করতে হয়েছে। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी पूरी तरह मुस्लिम समुदाय के अपीजमेंट में जुटी हैं। इसीलिए हावड़ा में शोभा यात्रा पर हमला हुआ। बीजेपी के सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि बंगाल के कई इलाकों की डेमोग्राफी बदल गई है। मुस्लिम बहुल मोहल्ले हिंदुओं के लिए नो गो एरिया बन गए हैं। बहुत ही दुख का बात है, मतलब हर रामनवमी में, हर दुर्गा पूजा विसर्जन में ऐसा तस्वीर बंगाल से आते हैं, विजुअल आते हैं, हम लोग देखते हैं। और ये स्वीकार नहीं होता है कि बंगाल में अभी हिंदू का अभी जान खतरे में है। अभी ममता बनर्जी जब कल हावड़ा में हो रहा था, उस टाइम में ममता बनर्जी धरना मंच में 30 घंटा का धरना चल रहा था। उस टाइम उन्होंने क्या बोला था, रमजान के टाइम में जो अभी मुस्लिम लोग बहुत भालो छेले बहुत अच्छा रहते हैं, तो ये भालो छेले का निदर्शन है, ये भालो छेले का विजुअल है कि हम लोग देख रहे हैं कि एकदम शांतिपूर्ण जुलूस चल रहा था रामनवमी के टाइम में और मुस्लिम लोग ने अटैक किया है
और वो बार बार वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स के लिए वोट सामने आ गया है, इसलिए मुस्लिम लोगों का साथ है। क्या हिंदू लोग पश्चिम बंगाल में उनको वोट नहीं दिया? अभी पूरा जगह में आप लोग देखें कि जैसा रमजान चलते हैं ऐसा रामनवमी चलते हैं, 9 दिन सब लोग फास्टिंग में रहते हैं। तो बहुत सारा जगह में अभी हिंदू लोग नहीं रह पाते हैं। अब डायमंड हार्बर में चले जाएंगे तो हिंदू लोग छोड़ के भाग गए। तो डेमोग्राफी ऐसा सिचुएशन अभी हो रहा है कि ममता बनर्जी अभी तुष्टीकरण के लिए उसको मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं। पता ये लगा कि हावड़ा में हुई हिंसा के केस में अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुझे लगता है कि बंगाल में पिछले कुछ साल से जो कुछ हो रहा है और कल जो हुआ वो बहुत दुखद है, सैड है। हावड़ा की तस्वीरें पश्चिम बंगाल पुलिस की नाकामी का सबूत है। ये तस्वीरें सरकार के खत्म होते इकबाल की गवाह हैं। ममता बनर्जी को इल्जाम लगाने के बजाय जवाब देने चाहिए। अगर इसी जगह पर पिछले साल भी दंगा हुआ था, शोभा यात्रा पर हमला हुआ था, तो इस साल वहां पहले से सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? अगर सरकार को इस बात की जानकारी थी कि कम्युनल टेंशन हो सकती है, सरकार को पता था कुछ लोग साजिश रच रहे हैं, तो सरकार ने साजिश रचने का मौका क्यों दिया? पहले क्यों नहीं पकड़ा? यह सही है कि शोभा यात्रा के दौरान कुछ लोगों के हाथ में तलवार और पिस्तौल थी। पुलिस ने इन लोगों को रोका क्यों नहीं? पकड़ा क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात, एक दिन पहले दंगा हुआ, आज फिर उसी जगह पर कई घंटों तक दंगाइयों ने उपद्रव किया। यह पुलिस की नाकामी नहीं तो और क्या है? आज की तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि पत्थरबाजी कौन लोग कर रहे हैं। इसके बाद भी बंगाल की पुलिस दंगा करने वालों के सामने हाथ बांधकर क्यों खड़ी रही? सवाल बहुत सारे हैं। यह सही है कि बीजेपी इस मुद्दे पर सियासत कर रही है, यह सही है कि बीजेपी इस मामले को बड़ा इशू बना रही है, लेकिन सवाल है कि बीजेपी को यह मौका किसने दिया? और अभिषेक बनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो सियासत नहीं है? हो सकता है इस तरह के बयानों से बीजेपी को हिंदुओं के थोड़े बहुत वोट और मिल जाएं। हो सकता है ममता की हमदर्दी के कारण बंगाल में मुसलमानों का सपोर्ट ममता को और मिल जाए। लेकिन इससे बंगाल का कितना नुकसान हो रहा है, बंगाल की संस्कृति का कितना नुकसान हो रहा है, वहां के मिलजुल रहने की जो कल्चर है उसको कितना डैमेज हो रहा है, बंगाल की छवि को जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में बीजेपी को सोचना चाहिए और ममता बनर्जी को भी। पश्चिम बंगाल के पड़ोस में बिहार से भी इसी तरह की खबरें आई। बिहार के सासाराम और नालंदा में भी रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला हुआ। इसके बाद बम चले, पत्थरबाजी हुई। सासाराम में कल रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। उस वक्त मुस्लिम बहुल इलाके में शोभा यात्रा निकालने वालों और लोकल लोगों के बीच झगड़ा हुआ। शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए। उस वक्त पुलिस ने मामला शांत करा दिया, लेकिन आज अचानक फिर से पत्थरबाजी शुरू हो गई और फिर बम फेंके गए। 2 घरों में आग लगा दी गई। इसके बाद इलाके में कम्युनल टेंशन बढ़ गई। सासाराम से जो वीडियो आए हैं वो परेशान करने वाले हैं। कुछ तस्वीरों में मस्जिद के पास मौजूद घर की छत से कुछ लड़के पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें सासाराम के शाहजलाल पीर मोहल्ले की हैं। इसके अलावा सासाराम के सफोरागंज मोहल्ले में भी कई नौजवान पत्थर चलाते नजर आए। इन लोगों ने दुकानों को निशाना बनाया और वहां जमकर तोड़फोड़ की। ये सजलाल पीर मोहल्ला का है सब। वीडियो सुन, वीडियो नहीं बना रहा है, वीडियो हम बना के पीछे करवा देते हैं। सासाराम में हंगामे के बाद प्रशासन ने पूरे शहर में दफा 144 लागू कर दी, इंटरनेट बंद कर दिया। लेकिन सासाराम में कितने खतरनाक हालात थे इसका अंदाजा दंगे के बाद की तस्वीरों से लग सकता है। पत्थरबाजी में कई लोग घायल भी हुए। सासाराम के कादिरगंज, मुबारकगंज, चौखंडी, नवरत्न बाजार और गोला बाजार जैसे कई इलाकों में तनाव की वजह से दुकानें बंद कर दी गई। बड़ी तादाद में तनाव वाले इलाकों में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया।
इसी तरह का हंगामा नालंदा में भी हुआ। नालंदा के बिहार शरीफ में रामनवमी की शोभा यात्रा आज निकाली गई और इस दौरान पत्थरबाजी हो गई। शोभा यात्रा में हजारों लोग शामिल थे, लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंची तो हमला हो गया। कुछ ही देर में भक्ति का माहौल खत्म हो गया, जंग की सिचुएशन बन गई। शोभा यात्रा में शामिल लोग भी जवाब में पत्थरबाजी करने लगे। इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं। देखते ही देखते पूरे इलाके में टेंशन हो गई। यह हैरानी की बात है कि शोभा यात्राएं हर साल निकलती हैं, लेकिन इस बार अचानक शोभा यात्राओं पर हमले हो रहे हैं। नालंदा तो नीतीश कुमार का होम डिस्ट्रिक्ट है, अपना इलाका है, लेकिन जब नीतीश कुमार से इसके बारे में पूछा जाएगा, हो सकता है वो कह दे, अच्छा ऐसा हुआ था, मुझे जानकारी नहीं है, दिखवाते हैं, जो भी गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिहार में कुछ भी हो, नीतीश कुमार का रिएक्शन इसी तरह का होता है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर और मुंबई के मालवणी इलाके में भी टेंशन है। संभाजीनगर में हरसुल गांव में कल शोभा यात्रा पर हमला हुआ था और आज फिर मंदिर पर पत्थरबाजी हुई। असल में हरसुल गांव में कल की हिंसा के बाद शोभा यात्रा के आयोजकों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस की एफआईआर से नाराज होकर एक समुदाय के कुछ लोगों ने आज मंदिर पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पथराव में 6 लोग घायल हुए हैं। गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। वैसे संभाजी नगर के किराटपुरा इलाके में भी राम मंदिर के बाहर रामनवमी के मौके पर हिंसा हुई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पत्थरबाजों की पहचान कर रही है, क्योंकि तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि भीड़ में शामिल लोग पत्थर लेकर ही मंदिर के पास पहुंचे थे। अब पुलिस कमिश्नर ने घटना की जांच के लिए 10 टीमें बना दी हैं। 8 दंगाइयों को अरेस्ट किया है। संभाजी नगर में हिंसा को लेकर अब सियासत भी हो गई। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में हिंसा स्टेट स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि संभाजी नगर में 2 अप्रैल को महाविकास आघाड़ी की बड़ी रैली होने वाली है, इसीलिए वहां पर दंगा कराने की कोशिश हुई। बहुत बड़ा इशू महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का है, क्योंकि गृह मंत्रालय, पुलिस, सरकार का यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप देखिए कहाँ है मुख्यमंत्री, कहाँ है गृह मंत्री। जिस तरह से संभाजी नगर में बिना वजह दंगा हो गया, ये इसलिए हुआ, कराया गया कि 2 तारीख को वहाँ एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है महाविकास आघाड़ी की, जहाँ उद्धव ठाकरे जी, अजित पवार जी, नाना पटोले जी, महाविकास आघाड़ी के सभी नेता वहाँ मौजूद रहेंगे और लाखों की भीड़ होगी। तो वहाँ दंगा करा दे सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड दंगा है। मुंबई में भी हो रहा है, मुंबई में भी करेंगे ये लोग अभी, क्योंकि डर गए हैं। इसलिए ये हिंदू मुसलमान करके ये फिर राजनीति करना चाहते हैं, पूरे देश में वो शांतता भंग करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश होने के बावजूद वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन संभाजी नगर में रैली होगी, सभा होगी। संजय राउत को जवाब दिया बीजेपी के नेता प्रसाद लाड ने। उन्होंने कहा, कौन सी सरकार अपने राज्य में दंगा फैलाने की कोशिश करेगी। लाड ने कहा कि सरकार जांच करा रही है और हिंसा का सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। देखिए, ये जो घटनाएं हुई, ये पीछे से हमला करने की कई लोगों की आदत आज की नहीं है, पिछले 1000 सालों से। छाती पर वार करने का इनमें हिम्मत नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुत्व के साथ जो लड़ेगा वो उसके साथ ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। जिस तरीके से छत्रपति संभाजी नगर में यह माहौल क्रिएट किया गया, वो माहौल किसने क्रिएट किया, उसकी जांच होनी चाहिए। उसकी जांच हो रही है। कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड है वो भी ढूंढा जाएगा। सातत्य से महाविकास आघाड़ी के जो घटक पक्ष है, उन्होंने अभी तक की उनकी राजनीतिक इतिहास में किस तरीके से लोगों को फुसलाने का, फंसाने का, धर्म के बीच में झगड़ा लगाने का, जातीयवाद का तनाव निर्माण करने की कोशिश हमेशा की है। उनमें से ही कोई मास्टरमाइंड है जो इस देश की, इस राज्य की सत्ता को हिलाने की कोशिश कर रहा है। संजय राउत जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टेट स्पॉन्सर्ड करके आपने कितने कृत्य किए पिछले 2.5 साल में।
इसलिए उन्हें हर चीज़ स्टेट स्पॉन्सर लगती है। ये 2 तारीख की सभा यशस्वी नहीं होगी करके हिंदुओं को उसका कर, हिंदुओं के साथ दंगे कर एक विशिष्ट समाज को आकर्षित करने का ये प्रयत्न है। मुझे लगता है इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, जो मांग खुद राउत ने की है, उस मांग को हम दोहराते हुए कहते हैं कि इस पुलिस इसके पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढेगी। मुझे लगता है कि हिंसा करने वालों और हिंसा कराने वालों के चेहरे जितनी जल्दी सामने आए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह की घटनाओं पर नेता तो सियासी बयानबाजी करके अपना फर्ज पूरा कर लेते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं से हिंदू और मुसलमान दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति जो आशंकाएं और शक पैदा होता है वो आसानी से नहीं भरता, और ऐसी स्थिति समाज की एकता और भाईचारे के लिए बहुत घातक होती है। आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को गुजरात की हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। असल में अरविंद केजरीवाल ने 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी थी। जब गुजरात यूनिवर्सिटी ने उन्हें प्रधानमंत्री की डिग्री का डिटेल देने से इनकार कर दिया तो केजरीवाल ने सूचना आयोग में पिटीशन फाइल कर दी। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने गुजरात यूनिवर्सिटी से कहा वो प्रधानमंत्री की डिग्री अरविंद केजरीवाल को दे। जब डिग्री नहीं मिली तो केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंचे। यूनिवर्सिटी ने अदालत को बताया कि नरेंद्र मोदी की डिग्री तो ऑलरेडी उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में है। ऐसे में केजरीवाल बेवजह कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा, जब गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नरेंद्र मोदी की डिग्री अवेलेबल है तो फिर वो अदालत क्यों चले आए, वहीं से डिग्री ले लेते। इसके बाद हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। असल में केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना वो चाहते तो चुनाव आयोग की वेबसाइट से भी मोदी की डिग्री ले सकते थे, क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा था तो उन्होंने अपनी एजुकेशन की डिटेल्स दी थी। केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ ये चुनाव लड़ा था। वो चाहते तो मोदी के एफिडेविट से भी डिग्री की जानकारी ले सकते थे, लेकिन केजरीवाल ने न तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मोदी की डिग्री निकाली, न उनके चुनावी एफिडेविट से जानकारी ली। वो पहले सूचना आयोग पहुंच गए, वहां से हाईकोर्ट पहुंच गए। इसीलिए आज अदालत ने केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगाया। अब जरा सोचिए, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर हाई कोर्ट 25,000 का जुर्माना लगाए, मुख्यमंत्री से यह कहे कि आपने कोर्ट का टाइम वेस्ट किया। शर्म की बात नहीं तो और क्या है। और मजे की बात है कि कोर्ट ने केजरीवाल से साफ साफ कहा कि आपको पता था नरेंद्र मोदी के पास डिग्री है, आपको यह भी पता था कि इस डिग्री को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कोई भी देख सकता है, फिर भी आपने ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की कि यूनिवर्सिटी पीएम की डिग्री दिखाने का विरोध कर रही है। कोर्ट का इतना सब कहने के बावजूद, जुर्माना लगाने के बाद भी केजरीवाल ने आज सोशल मीडिया पर इंप्रेशन दिया जैसे उन पर जुर्माना इसलिए लगा कि उन्होंने मोदी की डिग्री दिखाने की मांग क्यों की थी। जिस प्रधानमंत्री के पास बीए और एमए की डिग्री है, उसे अनपढ़ कहना कैसे जस्टिफाई हो सकता है। केजरीवाल तो मोदी के खिलाफ बनारस में चुनाव लड़कर हार चुके हैं। उस चुनाव के एफिडेविट में मोदी की डिग्री के बारे में लिखा हुआ है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने मोदी की डिग्री 2016 में अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दी थी। केजरीवाल को यह पता था पीएम की डिग्री छुपाने वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि यह डिग्री 2 जगह अवेलेबल है, एक इलेक्शन कमीशन में फाइल किए गए एफिडेविट में, दूसरा गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। फिर भी केजरीवाल पीएम को कम पढ़ा लिखा कह रहे हैं। साफ है, जानबूझकर, सोच समझकर एक गलत इंप्रेशन करने की नीयत से किया जा रहा है, और इसीलिए बात का बतंगड़ बनाया गया, राई का पहाड़ बनाया गया। मैं आपको बता दूं कि इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने अपनी जिंदगी के बारे में, अपने काम के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, यूपीए सरकार के वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ हुई साजिश के बारे में खुलकर बात की। मोदी सरकार के सबसे सीनियर मिनिस्टर्स में से एक
नितिन गडकरी ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जांच एजेंसियों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग तो कांग्रेस के जमाने में होता था। मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त मोदी को फंसाने के लिए अमित शाह पर प्रेशर डाला गया था। असल में आपकी अदालत की रिकॉर्डिंग आज हुई। मेरे मेहमान थे सड़कों का जाल बिछाने के लिए मशहूर नितिन गडकरी। नितिन गडकरी से मैंने कहा कि विरोधी दलों के नेता कहते हैं कि सरकार उनके पीछे ईडी और सीबीआई लगा देती है। मैंने याद दिलाया कि विपक्ष को लगता है कि उन्हें डराने के लिए उनके खिलाफ फर्जी केसेस बनाए जा रहे हैं। नितिन गडकरी ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा यह बात बिल्कुल गलत है कि हमने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया। जहां तक केसेस का सवाल है, इनका फैसला तो कोर्ट करेगा। लेकिन उन्होंने पूछा कि जब अमित शाह को झूठे केसेस में फंसाया गया था तो उसका जिम्मेदार कौन था? जब केंद्र में यूपी की सरकार थी तब अमित शाह से कस्टडी में कहा गया था कि तुम मोदी का नाम ले लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। यह किसके इशारे पर हुआ? नितिन गडकरी जो कहा उसका एक हिस्सा मैं आपको सुनवाता हूं। कांग्रेस की सरकार थी और जब यूपीए की सरकार थी तब अमित शाह के साथ क्या किया? जब इनकी सरकार थी तब झूठे इल्जाम मोदी जी के ऊपर क्यों लगाए गए? अमित शाह जी को ये क्यों पूछा गया कि आप बताओ, माफी का साक्षीदार बनो, मोदी जी का नाम बताओ, हम आपको छोड़ देंगे? ये कौन सी राजनीति है? और इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग सब लोग मिलकर विचारों के आधार पर राजनीति करें। राजनीति में और लोकतंत्र में गुणात्मक बदल करें। मतभेद हो सकते हैं, मतभिन्नता हो सकती है, पार्टियां अलग हो सकती है, झंडे अलग हो सकते हैं, नेता अलग हो सकते हैं, पर इस देश का विकास, गरीब आदमी का विकास और संसदीय लोकतंत्र हमारी आस्था है। पार्लियामेंट हमारे मंदिर है, वहाँ की गरिमा को भी कायम रखना हम सबका काम है। मुझे लगता है इसका भी विचार होना चाहिए ताकि हम लोग लोकतंत्र को यशस्वी करें। और सामान्य जनता जब देखती है टीवी पर और जिस प्रकार का माहौल तैयार होता है तो लोगों का लोकतंत्र पर भी नहीं, सिस्टम का विश्वास कम होता है। ये अच्छी बात नहीं है। इस मामले में नितिन गडकरी का पूरा जवाब आप सुन सकेंगे शनिवार रात 10 बजे। इस बार आपकी अदालत में जिक्र आया लंदन में राहुल गांधी के बयानों का। राहुल ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, बोलने की आजादी छीन ली गई है और अमेरिका और यूरोप के देश इस बारे में कुछ नहीं कर रहे। मैंने नितिन गडकरी से पूछा कि राहुल गांधी ने लंदन में यह शिकायत करके क्या गलत किया। गडकरी ने कहा कि अपने देश की बात अपने देश में ही की जानी चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी को उनकी दादी इंदिरा गांधी से सीखने की सलाह दी। राहुल जी ने तो पूरी दुनिया से शिकायत की लंदन में जाकर कि देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, हमारे यहाँ लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, मुझे बोलने के लिए यहाँ आना पड़ता है। देखिए, एक बात जरूरी है कि देश में जो कुछ देश में राजनीति में बाकी बातें बोलनी है वो देश में ही बोलनी चाहिए, देश के बाहर जाकर नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, इंदिरा जी का उदाहरण है। इंदिरा जी को विशेष रूप से जब शाह कमीशन वगैरह सब लगा था और इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब इंदिरा जी लंदन में गई थी और जब वहाँ के पत्रकारों ने उनके साथ जो हो रहा सब कुछ बातें की तो उन्होंने कहा जो मेरे प्रश्न है और देश में जो कुछ मेरे साथ हो रहा है इसकी बात मैं देश के बाहर चर्चा नहीं करूँगी, इसकी चर्चा मैं देश में करूँगी। मुझे लगता है राहुल जी ने इंदिरा जी से कम ये बात जरूर सीखनी चाहिए। आपकी अदालत में नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय के काम के बारे में डिटेल में बात की। जैसे उन्होंने बताया कि सड़कें बनाने के लिए अब तक 50 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, लेकिन कभी किसी ठेकेदार को उनके पास नहीं आना पड़ा, कभी किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। आपकी अदालत में नितिन गडकरी ने कहा कि वो दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर बहुत चिंतित हैं। उन्होंने डिटेल में बताया कि वो दिल्ली का पॉल्यूशन कम करने के लिए एक ग्रैंड प्लान पर काम कर रहे हैं। इसका पहला कदम है दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े कूड़े के 3 पहाड़ों को खत्म करना। नितिन गडकरी ने कहा कि उन्होंने कूड़े का इस्तेमाल सड़क बनाने के लिए किया और सड़क बनाने की कॉस्ट कम कर दी। आपने दिल्ली के लोगों से कहा कि यहां कूड़े के पहाड़ हैं, मैं इनको गायब कर दूंगा, तो ये तो जादूगर होता है, पीसी सरकार कहते हैं गायब कर दूंगा। अब आपको बताता हूँ, दिल्ली में 3 माउंटेन्स हैं कचरे के। मैं दिल्ली को थोड़ा कम जानता हूँ इसलिए गाजीपुर का नाम है, बाकी 2 मुझे मालूम नहीं, और भी है।
अभी दिल्ली का जो UR2 बन रहा है रिंग रोड, उसमें 20 लाख टन कचरा हमने डाल दिया नीचे, और गाजीपुर की टेकड़ी जो थी उसकी 20 मीटर लेंथ कम हो गई है। और अभी दिल्ली के आजू बाजू में मैंने लिस्ट लेके आया हूँ, 65,000 करोड़ के मैं रोड बना रहा हूँ, और दिल्ली में ये पूरा कचरा जो है तीनों जगह का वो पूरे उसमें डाल देंगे रोड में, और ये कचरे के माउंटेन को 2 साल के अंदर पूरा करना, ये हमारा उद्दिष्ट है। काम शुरू हो गया है, अब 2 साल में पूरा होता कि नहीं होता मुझे पता नहीं, पर उसकी पूरी कोशिश से लगे। और निश्चित रूप से अब 20 मीटर अब नीचे गई है टेकड़ी, तो निश्चित रूप से डिमोलिश हो जाएगी और दिल्ली को कचरे से मुक्ति मिलेगी। तो आप सपनों के नहीं कूड़े के भी सौदागर हो गए इसका। आपकी अदालत में नितिन गडकरी ने रोड एक्सीडेंट्स को लेकर अपनी परेशानी बताई। दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या हमारे देश के लोगों की होती है। गडकरी ने बताया इस पर काबू पाने के लिए उनकी क्या योजना है। उन्होंने इस काम में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मीडिया से अपील की। नितिन गडकरी ने डिटेल में बताया कि वो सड़क बनाने के काम में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करते, जहां डिमोलिशन करना हो बेधड़क करते हैं। और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी ससुराल पर भी बुलडोजर चलवा दिया। इस मुकदमे में ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, और ये पूरा मुकदमा आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम भारत सरकार के सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। नितिन जी, बहुत सारे लोग आपको सपनों का सौदागर कहते हैं। आप कहते हैं कि हवा में उड़ने वाली बस चलाऊंगा, आप कहते हैं नदियों में हवाई जहाज उतरेंगे, और मैंने सुना कई बार आपकी पत्नी भी विश्वास नहीं करते कि आप ये सब कर सकते हैं। सपने दिखाने के बाद अगर वो पूरे नहीं होती है तो जनता उस नेता को उखाड़ के फेंकती है। जब ये इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनाते हैं तो उसके चक्कर में आप लोगों के मकान तोड़ देते हैं। हमारे मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी हैं, और वो बेचारों की उनके ससुर का ही घर रोड में था, तो मैंने उनको फोन करके कहा कि मैंने भी मेरे ससुर का घर तोड़ा था रास्ते का। जब ससुर जी का मकान तोड़ा था तो शाम को घर पे खाना मिला था कि नहीं? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, अब से थोड़ी देर पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अखंड भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि 1947 में भारत का जो विभाजन हुआ वो आर्टिफिशियल था। मोहन भागवत ने कहा कि भारत खंडित हो गया है, लेकिन खंडित शरीर को छोड़ा नहीं जा सकता। अखंड भारत का सपना पूरा होगा और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमको भारत को बसाना है। भारत खंडित हो गया तो खंडित शरीर तो रह नहीं सकता ना, जोड़ना पड़ता है। तो हमने उस भारत को अपने पैरों तले से छोड़ दिया, इधर चले आए। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम मन से उसको छोड़े। ये विभाजन कृत्रिम है, ये तो पक्की बात है। इसके लिए कोई विवाद नहीं चल सकता, क्योंकि वो इतिहास में है। एक व्यक्ति को लाया गया सीमांकन करने के लिए, वो जानता नहीं था और उसके पास केवल 3 महीने थे। तो पूरा करके काम जाते समय उसने कहा कि देखो, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं कैसा करना, मेरे पास समय भी नहीं था, जो मैंने किया है वो क्या किया है मैं भी नहीं जानता। ऐसा ये विभाजन है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप तैयार रहिए। कैसे होगा क्या होगा मैं नहीं जानता। मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत आक्रमण करे पाकिस्तान पर, गलत बात है। हम उस संस्कृति से नहीं है जो किसी पर आक्रमण करती है। हम उस संस्कृति से है जिसने जी जान से मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी रक्षा तो की है, वो तो हम करते हैं, करेंगे, लेकिन हम आक्रमणकारी नहीं है। लेकिन लोगों के ही मन में आएगा, हो जाएगा, जैसे भी होना है। सत्यमेव जयते का देश है, अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है जो अभी धीरे धीरे जा रहा है। वैसे वैसे एक उत्साह का संचार हो रहा है। मोहन भागवत ने जो कहा वो संघ की विचारधारा को जानने वालों के लिए कोई नई बात नहीं है। आरएसएस हमेशा से अखंड भारत की बात करता रहा है, लेकिन मोहन भागवत आमतौर पर इस तरह की बातें नहीं कहते, इसलिए थोड़ा आश्चर्य हुआ।
उन्होंने इतना खुलकर कहा कि अब अखंड भारत के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए उनका बयान सियासत का मुद्दा तो बनेगा। आज की बात में इतना ही, लेकिन विदा लेने से पहले आपको बता दूं कि इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ऐसे नेता हैं जो खूब बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, उनके बयानों पर विवाद भी होते हैं, उन्हें सफाई भी देनी पड़ती है। और आपकी अदालत में इस बार उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिनको सुनकर आपको हैरानी होगी। जैसे गडकरी ने कहा कि 40% ड्राइवर ऐसे निकले जिन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था। उन्होंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस देने में कितनी गड़बड़ होती है। नितिन गडकरी ड्राइविंग लाइसेंस के प्रोसेस में अब क्या बदलाव करने वाले हैं, अब सरकारी गाड़ियों के ड्राइवर्स को कौन कौन से टेस्ट देने पड़ेंगे, ये सारी बातें आप सुन सकेंगे नितिन गडकरी से आपकी अदालत में कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम भारत सरकार के सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। आपकी जो बेबाकी है ना, इसकी वजह से चर्चा होती है। अब कोई कॉन्ट्रैक्टर ठीक काम नहीं करेगा, आप उसको कहेंगे तुझे बुलडोजर के नीचे दे दूंगा। बड़े बड़े लोग देश के जिनके नाम सुनकर हैरान हो गए, मेरे से गालियां खा के गए। आपने अफसरों को कह दिया कि उठा के नीचे फेंक दूंगा। एक बड़े अधिकारी को मैंने कहा था कि 3 बार मीटिंग में आया हूँ, ये कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है क्या मेरे यहाँ? ये इतना क्लियर करके अगले बार आना है तो ठीक है, नहीं तो 5वें मंजिले पे बैठता हूँ, अगले बार जीने से नहीं जाओगे। तो इसके पीछे मेरी भावना यही थी कि काम होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।